हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NISCL की यहाँ पर वैकेंसीज़ आ चुकी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। यहाँ पर स्केल 1 में जो रिक्रूटमेंट होती है, तो यहाँ पर NISCL वैकेंसी लेकर आया है। और कितनी वैकेंसीज़ हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आप लोगों के होंगे उनको हम लेने की कोशिश इसमें करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम सारी नोटिफिकेशन में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप देख लीजिए, वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पर 300 वैकेंसीज़ दी गई हैं। ये टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ अगर हम बात करें तो जनरल की 121 वैकेंसीज़ हैं, EWS में 30 वैकेंसीज़ हैं और OBC में 81। SC की अगर बात करें तो दोस्तों 46 वैकेंसीज़ SC में हैं और ST में 22 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं PWBD में इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज़ दी गई हैं। और ये वही बात है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि दी अबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, ये बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं ड्यूरिंग होल एग्जामिनेशन प्रोसेस या फिर होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस यू कैन से। तो नीचे अगर हम बात करें क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आगे, तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर डेट की बात हो रही है दोस्तों। जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स होंगे दोस्तों वो 1 सितंबर से 21 सितंबर 2021 तक यहाँ पर चलेंगे, यानी 20 डेज़ लगभग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने हैं, 21 डेज़। और जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों फेज़ 1 का, तो वो अक्टूबर में यहाँ पर टेंटेटिवली डिसाइडेड है। और फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो वो नवंबर में दोस्तों यहाँ पर ये लोग कराने की सोच रहे हैं। और नीचे अगर दोस्तों हम देखें कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें और दी गई हैं, नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सर्विस कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। नीचे इस वाली लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। दिस सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलेंट रूल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं कंपनी के रूल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है यहाँ पर सर्विस रहेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट में बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है पूरी इंडिया में। ये ऑफिसर की पोस्ट है तो ऑफिसर पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब या फिर अपनी सर्विस देने के लिए लायबल होता है दोस्तों। और नीचे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन जो बोल्ड में यहाँ पर दी गई है, द मिनिमम स्टे एट इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स। मतलब जहाँ पर भी आपकी पहली पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको एटलीस्ट 5 साल तो सर्विस आपकी करनी ही करनी होगी। उसी के बाद आपका ट्रांसफ़र वगैरह दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। इनिशियल फेज ऑफ पोस्टिंग में यहाँ पर लिखा है, जो भी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी वहाँ पर मिनिमम आपको 5 साल दोस्तों जॉब करनी ही करनी होगी। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। और नीचे अगर मैं बात करूँ प्रोबेशन की दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेशन पीरियड आपका जो है दोस्तों 1 साल का होगा, और जिसको फर्दर ये 6 मंथ करके 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोबेशन में मतलब मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, कंफर्मेशन टेस्ट होता है, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको 6-6 महीने करके 2 बार और बढ़ा सकते हैं, और आपसे अगेन ये लोग जो है उस एग्ज़ाम को, कंफर्मेशन टेस्ट को पास करने की दोस्तों उम्मीद करेंगे। नीचे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ ऑफिसर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास दी नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन। एक नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, जो NICL के सभी ऑफिसर्स को करना होता है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। आपको वो क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लोग आपको टर्मिनेट कर देंगे। वैसे जनरली किसी भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी जॉब में ऐसा होता नहीं है, टर्मिनेशन बहुत मुश्किल है दोस्तों। और ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम को आसानी के साथ दोस्तों क्लियर कर ले जाते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए, जैसा कि अगर मैं बात करूँ, आप अगर एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम क्रैक करके किसी कंपनी में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो तो आप आसानी से दोस्तों कर ही पाएंगे। इतना तो आपके अंदर कैलिबर होगा, तभी तो आप दोस्तों उस जॉब के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। नीचे अगर मैं बात करूँ और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है गारंटी या फिर बॉन्ड आप कह सकते हैं इसको। तो बॉन्ड भी दोस्तों इस जॉब में रहने वाला है, तो बॉन्ड की क्या कंडीशन है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है, बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। मतलब दोस्तों प्रोबेशन पीरियड के इंक्लूड करके ही आपको लगभग 4 साल यहाँ पर मिनिमम जो है सर्व करना होगा कंपनी को। 4 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं।
छोड़ तो सकते हैं, मतलब उसकी क्या कंडीशन है वो यहाँ पर दी गई है, कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। छोड़ तो आप कभी भी सकते हैं कोई सी भी जॉब, लेकिन जो बॉन्ड अगर आप साइन कर लेते हैं तो फिर आपको जो है उसका जो है दोस्तों पैसा भरना पड़ता है। नीचे अगर दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा गया है इन द इवेंट ऑफ देयर रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी before the expiry of the bond period they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them during the year of probation। मतलब प्रोबेशन पीरियड में जितनी भी सैलरी आपको मिली है वो उसकी 1 साल की सैलरी जो भी मिली है आपको, उसका जो ग्रॉस अमाउंट होगा वो आपको दोस्तों पे करना होगा, जिसको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है विच कुड बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड। मतलब जितनी आपने सर्विस कंपनी को दे दी है उसके अकॉर्डिंग ही, उसके रेशो में ही ये लोग उस अमाउंट को रिड्यूस दोस्तों कर दिया जाएगा यहाँ पर। और नीचे अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आप यहाँ पर रिज़ाइन करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी यहाँ पर कंडीशन दी गई है। कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड कैंडिडेट्स whose services are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the salary received by them during their entire service in the company in addition to an amount of 25,000 towards partial cost of training। तो यहाँ पर दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में रिज़ाइन करने जा रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने आपने जॉब की और 6 महीने के बाद आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है और आप अब कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो 6 महीने में जितनी सैलरी आपको मिली है वो आपको देनी होगी, प्लस 25,000 रुपीज़ और आपको देने होंगे जो ट्रेनिंग की यहाँ पर कॉस्ट वगैरह है। तो वो चीज़ यहाँ पर दोस्तों दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पर बॉन्ड वगैरह है वो 4 साल का है इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, और 4 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 साल की सैलरी देनी होगी, जो भी आपकी प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी मिलेगी। और 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं या फिर 2 साल के बाद जॉब छोड़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो सैलरी जो है रिड्यूस दोस्तों हो जाएगी, जो भी अमाउंट आपको जो यहाँ पर पे करना होगा। लेकिन आप सर्विस पीरियड यानी सर्विस पीरियड की अगर मैं बात करूँ, प्रोबेशन पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको जो है जितने दिन आपने जॉब किया है वो सारी सैलरी आपको देनी होगी, प्लस 25,000 रुपीज़ भी आपको यहाँ पर दोस्तों देने होंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सैलरी वगैरह की, जो यहाँ पर कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर दे रखा है जो बेसिक पे आपका होगा वो 32,795 रुपीज़ यहाँ पर बेसिक रहने वाला है दोस्तों। और इसमें जो इंक्रीमेंट वगैरह हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं पर ईयर 14 साल तक आपको 1,610 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा एक, और इस तरह से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। और नीचे अगर बात करूँ ग्रॉस, यहाँ पर सैलरी जो आपकी दे रखी है अप्रॉक्सीमेटली वो 60,000 पर मंथ दे रखी है, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 60,000 के आसपास दोस्तों यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। और अदर बेनिफिट्स जैसे कि आप जानते हैं जितने भी बेनिफिट्स होते हैं एनपीएस वाले और ग्रेचुटी, मेडिकल, ग्रुप पेंशन वाला जो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल यहाँ पर होता है इंश्योरेंस सभी एम्प्लॉयज़ का, तो वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, लीज़ वगैरह भी आपको मिलेगी। और नीचे जो लाइन लिखी है यहाँ पर लिखा है दी सैलरी स्केल्स आर ड्यू फॉर रिविजन विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2017। मतलब यहाँ पर अगस्त 2017 से सैलरी रिविज़न यहाँ पर इनका ड्यू है, अभी तक हुआ नहीं है, तो यानी सैलरी जो है आपकी और भी बढ़ेगी आगे चल के। जब से ही ये आपका रिवीजन जो है इफेक्ट में दोस्तों आ जाएगा तब आपकी सैलरी जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब भी होगी दोस्तों, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद जब तक भी आपको जो है यहाँ पर रिवीजन मिलता है तो आपकी ज्वाइनिंग डेट से रिवीजन डेट तक का आपको एरियर जो है यहाँ पर सैलरी वाला वो आपके अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट कर दिया जाता है किसी भी कंपनी में आप जॉब करें। और नीचे दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एक चीज़ सही दी है, थोड़ा टाइम और दे दिया है, जैसे कि आईडीबीआई में नहीं दिया था। 30 सितंबर और 2021 तक का यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है, यानी जो भी आप ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होने वाली है यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन डिग्री यानी ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट है आपका वो 30 सितंबर 2021 तक आपका आ जाना चाहिए, और तभी आप एलिजिबल दोस्तों उसके लिए होंगे। और यहाँ पर दे रखा है कि जो मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मार्क्स हैं वो मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, और अदर कैटेगरी से अगर आप हैं तो 55% यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों। नीचे अगर मैं बात करूँ, लिखा गया है कि दोज कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर, अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है या फिर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है ग्रेजुएशन का, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि आपका रिजल्ट जो है 30 सितंबर 2021 या उससे पहले डिक्लेयर दोस्तों हो चुका था। आपकी मार्कशीट पर जो पासिंग डेट होगी वो 30 सितंबर 2021 या उससे पहले की डेट होनी चाहिए, तभी वो दोस्तों आपको एलिजिबल करेंगे, अलाउ करेंगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज़ आपको जो है दोस्तों वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान में रख लेना, जो भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ें। और नीचे अगर मैं बात करूँ और यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, परसेंटेज वगैरह का दे रखा है दोस्तों, CGPA वही सेम चीज़ जो सब ही नोटिफिकेशन में दी होती है कि अगर आपके 59.99% भी हैं तो भी आप दोस्तों 60% से कम ही हैं और आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। अपना टाइम ना ही ख़राब करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि आगे चल के काफ़ी दिक्कत दोस्तों फिर आपको फेस करनी पड़ सकती है। मार्क्स के मामले में, जो क्वालिफिकेशन के मामले में दोस्तों चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलोड होती हैं। तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आप ध्यान रख लीजिएगा। जो भी आपका एज क्राइटेरिया है और जो भी आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है, ये तो एटलीस्ट आप दोस्तों सही से वहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म में फिल करें दोस्तों। नीचे बात करूँ एज की, तो एज की जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम इन्होंने कर दिया है। 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर ये लोग मांग रहे हैं कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 एज यहाँ पर दी गई है दोस्तों। यानी 1 अप्रैल 2021 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए और 30 साल से आप ऊपर ना हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और बाकी जो यहाँ पर एग्जामेशन मिलती है SC ST वालों को वो 5 साल की मिलती है और OBC वालों को 3 साल की मिलती है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो। बाकी सारी चीज़ जनरल वालों को कोई एग्जामेशन नहीं है, आप 21 साल से 30 साल के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई एज है तो आप एलिजिबल दोस्तों यहाँ पर नहीं है। नीचे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ और क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है और सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है प्री एग्जामिनेशन जो भी आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा और ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न है दोस्तों जैसा IBPS PO IBPS क्लर्क का पैटर्न होता है एग्ज़ाम पैटर्न। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का होगा सेक्शन और 20 मिनट्स उसके लिए आपको अलाउट किए जाएंगे, यानी सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर है और हर सेक्शन के अलग अलग 20 मिनट्स ही हैं यहाँ पर तीनों, जैसा कि IBPS PO में होते हैं। इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट के लिए यहाँ पर और सेम ही को नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सेम है। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में होने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आपके क्वांट में होने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS ही इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम जो है दोस्तों IBPS ही कंडक्ट कराता है। तो पैटर्न लगभग सबका सेम ही रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं जो भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप IBPS के प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से ही तो आपके लिए काफ़ी दोस्तों यहाँ पर ईजी रहने वाले हैं चीज़ें। नीचे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। यानी जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसा कि 300 है तो मेंस के लिए यहाँ पर उसका 15 टाइम्स यानी कि 4500 कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, जिनको यहाँ पर मेंस में बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं यहाँ पर। आगे दोस्तों बात करें, अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं दोस्तों तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो है 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी जो है मेंस के लिए दोस्तों बुलाएंगे यहाँ पर। और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पर है। अब ध्यान रख लीजिएगा, किसी को एग्ज़ाम में नहीं, नोटिफिकेशन में नहीं दिया होता है सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है वहाँ पर भी चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई आती हैं तो वहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया है। तो काफ़ी सही चीज़ है ये कि जो है आपको सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पर रहने वाला है और सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पर रहने वाली है। नीचे अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टेस्ट की, जो आपका मेंस होने वाला है वो 2.5 घंटे का मेंस होगा। सेम ही मेंस है जैसा कि IBPS PO मेंस होता है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट्स आपको उसके लिए मिलेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। मतलब सबके ही 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है। पैटर्न दोस्तों लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर हुआ तो किस में हो सकता है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मेंस के सब्जेक्ट में वो थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं IBPS PO से, लेकिन सब्जेक्ट वगैरह सब सेम है, पैटर्न भी सेम ही रहेगा और टाइमिंग भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, 2.5 घंटे का ही मेंस होता है। और उसके बाद जैसे ही मेंस आपका कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों, मेंस आपका फिनिश हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर स्टार्ट होगा। मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी है दोस्तों, उसका भी आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर करना है। 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको एक ऐसे और एक एप्लीकेशन वगैरह लेटर राइटिंग लिखनी होती है। 10 मार्क्स का आपका इस लेटर राइटिंग रहने वाला है, इन्होंने यहाँ पर ये मार्क्स भी बता दिए हैं और 20 मार्क्स का यहाँ पर ऐसे रहने वाला है दोस्तों। और डिस्क्रिप्टिव जनरली क्या होता है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मेंस क्वालिफाई करता है, जो यानी अगर आप इस सब्जेक्ट मतलब इस सेक्शन को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, अदरवाइज़ आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो
रिटन एग्ज़ाम से ही बनती है, ना कि डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव से आपको क्वालिफाई ही करना होता है, उसमें आपको जो है उसके मार्क्स आपके जो है फाइनल कट ऑफ में काउंट दोस्तों नहीं होते हैं। वो चीज़ भी यहाँ पर दोस्तों लिखी होगी कहीं ना कहीं पे। तो नीचे अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आपके मतलब वही बात है जो आप नेगेटिव मार्किंग वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है 1/4 यहाँ पर रहने वाला है, जैसा कि सभी एग्जाम्स में रहता है। फेज़ 3 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इंटरव्यू होगा लास्ट में आपका। इंटरव्यू में यहाँ पर जो दे रखा है वो वेटेज से अगर मैं बात करूँ, तो 75/25 का वेटेज है। मतलब जो आपके मार्क्स दोस्तों यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसको 75 में ये लोग कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसको 25 में से काउंट करके जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 100 में से ये लोग दोस्तों यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो जैसा कि और दूसरे एग्जाम्स में होता है 80-20 का बनता है IBPS में आई थिंक, तो यहाँ पर 75-25 है, यानी इंटरव्यू का रेशो थोड़ा सा बढ़ा दिया है दोस्तों। नीचे अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, मेन एग्जामिनेशन वाला और इंटरव्यू के बेस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनने वाली है यहाँ पर। और जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों वो भी यहाँ पर आएगी। इसमें लिखा हुआ है कि जो ए वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे कि 300 यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं, तो इसका 50% यानी कि 150 कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है या फिर प्रोबेशन पीरियड में रिज़ाइन करता है, या फिर जैसी नेक्स्ट वैकेंसी आती है उससे पहले तक यहाँ पर रिज़ाइन अगर हो जाता है, कोई बंदा रिज़ाइन कर देता है, तो वेटिंग लिस्ट में से नेक्स्ट जो भी यहाँ पर स्टूडेंट होगा उसको कॉल कर सकते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग के लिए लोग। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी दोस्तों आपको। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो और यहाँ पर कोई खास चीज़ यहाँ पर दी नहीं गई नोटिफिकेशन में। तो वैकेंसीज़ दोस्तों आ चुकी हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ और भी आने वाली हैं। IBPS की नोटिफिकेशन भी कभी भी आउट हो सकती है, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल चलती रहनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, एग्ज़ाम्स में अपीयर होते रहेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन दोस्तों हो जाए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे या फिर प्रिपरेशन बीच बीच में छोड़ देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आप लैग कर जाएंगे। जो स्टूडेंट लगातार एग्ज़ाम दे रहा है तो उसकी जो है दोस्तों टच बनी रहती है एग्ज़ाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पता होता है, क्या यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है और क्या क्या चीज़ें दोस्तों एग्ज़ाम में आती हैं। एग्ज़ाम प्रेशर को जो झेलने की ताकत होती है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपके अंदर आ जाती हैं अगर आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम देना सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम दें। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगी दोस्तों। तो जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम देंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और एग्ज़ाम्स में दोस्तों अपीयर होते रहिए। जो भी चीज़ें हैं, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इससे रिलेटेड या फिर IDBI से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं मैंने काफ़ी सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और अप्लाई किया है वैकेंसीज़ के लिए, तो आप जो है दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरी वीडियोज़ जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।